नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया और प्रयोग बहुत सफल रहा। उनका मानना है कि हम इस प्रयोग के द्वारा एलपीजी जो आपकी रसोई गैस है, उसका एक विकल्प ढूंढ सकते हैं और इसका नाम रखा गया है डीएमई, डाइमिथाइल ईथर। जी हाँ, माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी शुरुआती दौर में इस जो केमिकल है, इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे यानी मिलाएंगे एलपीजी में लगभग 20%। और इससे ये फ़ायदा होगा यह कि हमें जो एलपीजी का वहाँ से मंगवाते हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात सोचने की बहुत सारी बातें हैं। पहली बात यह है कि क्या इससे पहले ये चीज़ विश्व में मौजूद नहीं है। दूसरा पॉइंट, क्या इसको कर पाना बहुत आसान है या भारत के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि यदि भारत ये कर पाया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। 20%, जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा और भारत सरकार का भी दावा है कि आगे चल करके हम 20% मिलाएंगे, ये अपने आप में अतुलनीय है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं कि हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है कि हम डाई मिथाइल ईथर को प्रयोग कर सकते हैं और उसको मिला सकते हैं। तो माना गया कि इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास में गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर्स भरे पड़े हैं पूरे भारत में। गैस स्टोव यानी वो गैस बनाने वाला, गैस पर खाना बनाने वाला सबके घर में चूल्हा है, कुकिंग सिस्टम है पूरा। फिर भारत में बहुत बड़ी रिफाइनरीज है, बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज है जो उन सिलेंडरों में गैस को भरती है। तो हमारे पास में कुछ सेटअप पहले से मौजूद है, हमें इसके लिए अलग से पैकेजिंग के लिए कुछ करना नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पर उठती है कि पैकेजिंग इज अनदर थिंग, बनाना कैसे है, यहां पर सबसे बड़ी बात फंस जाती है। क्या भारत आज उस परिस्थिति में खड़ा है जहां पर वह 20 से लेकर 30% तक आगे बढ़ा सकता है प्रोडक्शन या बना सकता है प्रोडक्शन डाइमिथाइल ईथर का? यहां पर क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह। प्रयोगशाला में बना देना और उसका यूज हो पाना ये अनदर थिंग है। छोटे लेवल पर आपने किया, बड़े लेवल पर या देखिए, एक तो ये बात जान लीजिए कि जो इस पूरे मैकेनिज्म के करता धरता यानी मैन वैज्ञानिक जो है वो है डॉक्टर टी राजा, सीएसआईआर पुणे। उन्होंने कुछ बातें कहा कि देखो ये ऐसा केमिकल है, एक ऐसा चीज़ है जो हम प्रोपेन में, ब्यूटेन में, एलपीजी जो मिक्सचर होते हैं उसमें सब में आसानी से ये मिल जाता है। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कहा कि जो हमने नया केमिकल निकाला है डाइमिथाइल ईथर, उसकी कैलोरी वैल्यू थोड़ा कम है, यानी कि वाजिब बात है जलने पर उतना वो ऊर्जा नहीं देगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन अब आइए आगे, ये बनेगा किससे? तो जानिए, ये चीज़ बन सकता है कोल से, बायोमास से और मिथेनॉल से, यानी कोयला, बायोमास और मिथेनॉल। यहाँ पर पहले मैं बायोमास के बारे में बात कर दूँ। बायोमास आपको पता है कि हम लोग चावल की भूसी हो, चाहे शुगर केन यानी ईख, या जो अवशिष्ट हैं नगर पालिकाओं के, उससे सबसे बायोमास हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यह इतना नहीं है कि वो 20% टारगेट को कर सकता है, ये बहुत थोड़ा होता है। जैसे आप मान लो गोबर गैस का प्लांट, बायोमास तो वही है, गोबर गैस का प्लांट ही तो वो एक गांव को दे सकता है। पूरे भारत में 20% 30% एलपीजी को रिप्लेस कर पाना ये बायोमास के बस की बात नहीं है। अब आइए मिथेनॉल, दूसरा पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड थर्ड नंबर पर मिथेनॉल से बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए भारत मिथेनॉल का शुद्ध 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 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुख्य आयातक, मतलब भारत विदेश से मिथेनॉल को मंगाता है। क्योंकि मिथेनॉल जो है वह इजीली बन पाता है नेचुरल गैस से, और भारत नेचुरल गैस को तो बाहर से खरीद के मंगाता है। आपको पता होगा हमारे पास नेचुरल गैस कहाँ है? हम तो पहले कतर से लेते हैं, 40% कतर था। अभी जब से कतर का प्लांट डिस्टर्ब हुआ है तो नंबर 1 पर अमेरिका आ गया। तो कुल मिलाकर के मिथेनॉल से हो पाना भी मुश्किल है, क्योंकि यदि एलएनजी आ ही जाएगा भारत तब तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया, फिर क्या दिक्कत है? तो ये भी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। यानी अब आता है कोयला। कोयला एक अच्छा विकल्प है, इसमें कोई शंक नहीं, क्योंकि भारत के पास में विश्व के बड़े कोल रिजर्व में से एक, भंडार में से एक है, और यहां से डाइमिथाइल ईथर बन सकता है। अब आते हैं उस बात पर कि कैसे बनेगा, जरा सा बनने। इतना तो हमें समझ में आ गया है कि डाइमिथाइल ईथर यदि बनाना होगा, क्योंकि वो 3 चीज से बन सकता है। इसमें कोल ही एक ऐसा है जो भारत करेगा तो अपने दम पर कर सकता है, नहीं तो हर चीज आयातक हो जाएगा, फिर ये कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं बनेगी। अब देखिए, यदि कोल से आप बनाएंगे तो पहले कोल का गैसिफिकेशन करना पड़ेगा,
ठीक है। जब आप गैसिफिकेशन ऑफ कोल करते हैं, क्या होता है हम बताते हैं। गैसिफिकेशन ऑफ कोल करते हैं तब हमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आता है, इसको सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। इस गैस को फिर हम लोग एक भट्ठी में डालते हैं और इस डालने के बाद हम लोग बनाते हैं मीथेनॉल, और मीथेनॉल को फिर एक भट्ठी में डाला जाता है, कुछ कैटलिस्ट मिलाए जाते हैं और एक रिएक्टर में, और उसके बाद हमें मिलता है डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3, और यही बनेगा तब जाकर के वो विकल्प मौजूद होगा जो हम जानते हैं। अब जरा समझिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि मीथेनॉल हमें चाहिए, मीथेनॉल से ही हमें क्या मिलेगा, डाईमिथाइल ईथर बनेगा। और मीथेनॉल हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और वो मैंने पहले ही कहा, जब इंपोर्ट ही करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें कोयला से गैसिफिकेशन करके हमें सिंथेसिस गैस निकालना पड़ेगा। तो क्या ये क्षमता भारत में मौजूद है? क्या इतनी बड़ी क्षमता भारत में है कि भारत बड़े पैमाने पर कोल गैसिफिकेशन कर रहा हो या कर सकता हो? हम दोनों बात पर आते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि क्या भारत में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं मौजूद जो कोल गैसिफिकेशन कर रही हो, और दूसरा, क्या हम कोल गैसिफिकेशन कर सकते हैं। पहली बात, इस बात को ज़रा समझिए, यहीं से कुछ बातें आपको समझ में आएगा। चाइना और भारत में एक अंतर है। चाइना की मैक्सिमम फैक्ट्री जो है वो कोल बेस्ड है, पहले बात को समझिए, कोयला पर आधारित है। और भारत का जो मैक्सिमम फैक्ट्री है वो नेचुरल गैस पर आधारित है। मैं फिलहाल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ फर्टिलाइजर प्लांट का, यानी उर्वरक संयंत्र का। उर्वरक बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ होता है वो होता है अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स, और यही अमोनिया से हम लोग यूरिया बनाते हैं। और भारत क्या करता है कि विदेश से आयातित जो नेचुरल गैस है उससे भारत को प्राप्त होता है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल को जब हम लोग नाइट्रोजन के साथ मिलाते हैं और कुछ रिएक्शन करते हैं तब हम लोग को धीरे धीरे करके अमोनिया मिल जाता है। लेकिन वहीं आप आइए चाइना में, चाइना की मैक्सिमम फैक्ट्रीज फर्टिलाइजर में तो 78% फर्टिलाइजर फैक्ट्री कोल बेस्ड है। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर चाइना का जो पूरा सेटअप है वो ऐसा है कि वह कोल गैसीफायर बहुत पहले से बना रखा है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम फैक्ट्री कोल पर आधारित है। और कोल पर आधारित होने के कारण क्या है कि पहले कोल जो भी फैक्ट्री में होगा पहले वो लोग क्या करेंगे, गैसीफायर का यूज करेंगे, और इसके द्वारा चाइना को शुरुआत से ही मिल जाता है क्या, सिंथेसिस गैस, यानी H2CO एंड CO2। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात है कि भारत ने क्या किया है, अपने सारे इंडस्ट्रीज को नेचुरल गैस पर आधारित कर दिया है। और नेचुरल गैस के द्वारा, क्योंकि भारत का मानना था कि देखो भैया नेचुरल गैस आसानी से हमें मिल जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि कोयला निकालने में भी बहुत समस्या होती है, बहुत तरह की बातें हैं, लैंड एक्विजिशन से लेकर ये चलो पैसा देकर ये, और थोड़ा क्लीन भी है। चाइना ने बोला मुझे भाड़ में जाइए सब चीज़ें, हमको न क्लीन से मतलब है न इस चीज़ से, हम आत्मनिर्भर रहेंगे, जो हमारे पास है हम उस पर बेस्ड फैक्ट्रीज को बनाएंगे। और चाइना ने क्या किया, उसी पर बेस्ड अधिकतर फैक्ट्रीज को बनाया, और चाइना में कोल गैसिफिकेशन बहुत तेज़ी से हुआ। इसका मतलब सिंपल है, यदि चाइना में कोल गैसिफिकेशन बहुत तेज़ी से हुआ और कोयला पर बेस्ड फैक्ट्री है और उसको आसानी से मिल रहा है सिंथेसिस गैस जिससे मिथेनॉल बनता है और उसी से डाईमिथाइल ईथर बनता है, तो इस बात को आज आप क्लियर कर लीजिए कि डाईमिथाइल ईथर का प्रयोग चाइना में आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है, और चाइना अपने LPG सिलेंडर में उसको मिक्स कर रहा है। इसलिए जो युद्ध हो रहा है और जो वॉर हो रहा है जिसमें LPG की किल्लत आपको देखी जा रही है, चाइना में ये किल्लत उतनी नहीं है, क्योंकि चाइना की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो कोल पर बेस्ड है और उन्हें आसानी से सिंथेसिस गैस मिल जाता है, जिससे वो मिथेनॉल बनाते हैं और उसी से वह डाईमिथाइल ईथर बना रहे हैं। और इसका मतलब सिंपल है कि भारत ने जिस बात को कहा कि हमने खोज लिया, हमारे साइंटिस्टों ने खोजा नहीं, आपने एक प्रक्रिया जो पहले से थी उसको पता लगा लिया, सिंपल सी बात। चाइना में इसका यूज़ बहुत पहले से हो रहा है। आइए अब आगे और भी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जरा इसको समझिए, कोल गैसिफिकेशन भारत में ना के बराबर है। केवल भारत का एक प्लांट है, तेलचर का एक प्लांट है जो फर्टिलाइजर प्लांट जहां पर कोयला पर आधारित है, नहीं तो भारत में कोई भी फर्टिलाइजर प्लांट ऐसा नहीं है जो कोल बेस्ड है, ठीक है। इसलिए भारत को अलग से बहुत बड़ी संख्या में कोल गैसिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत भारी भारी रिएक्टर लगाने पड़ेंगे जहां पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और कंट्रोल गैस फ्लो और कैटलिस्ट के द्वारा कोल को जलाया जाएगा और उससे कोल गैसिफिकेशन होगा और उसी से CO और H2 निकलेगा, यानी पानी के साथ। आगे देखिए अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, भारत को मिथेनॉल रिएक्टर भी बनाना पड़ेगा। इस बात को भी जरा समझिए, क्योंकि चाइना
का कोल गैसिफिकेशन हो रहा था और उसने बहुत पहले मिथेनॉल रिएक्टर भी बना लिया है। ठीक है, तो हमें नए सिरे से मिथेनॉल रिएक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस रिएक्टर के बड़े बड़े रिएक्टर बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, जिसमें CO और H2 का रिएक्शन होगा और उससे मिथेनॉल बनेगा। इसमें भी हाई प्रेशर का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल टेम्परेचर और कैटलिस्ट का यूज़। और तीसरा पॉइंट, भारत को DME यानी डाई मिथाइल ईथर रिएक्टर भी बनाना पड़ेगा। यानी भारत को हर चीज़ को शुरू से बनाना पड़ेगा। और यहीं पर चाइना हमसे आगे दिखता है, क्योंकि चाइना में मैसिव जो है कोल जो इंडस्ट्रीज़ है वो कोयला पर आधारित है, और वहाँ पर सीधे एक कोल और केमिकल इंडस्ट्रीज जो है का पार्क डेवलप हो गया है, और दोनों एक दूसरे पर आधारित होने के कारण क्या है, वहाँ कोल गैसिफिकेशन हो रहा है और लगातार मिथेनॉल बन रहा है और लगातार उससे डाई मिथाइल ईथर बन रहा है। सच्चाई यह है कि चाइना का कोल माइंस, चाइना का गैसिफिकेशन प्लांट, मिथेनॉल प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट, डाई मिथाइल ईथर फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज और यहाँ तक कि बिजली कारखाना भी इसी पर बेस्ड है। भारत में दिक्कत है, भारत का बहुत बड़ा संख्या में जो कारखाना है वो नेचुरल गैस पर आधारित है और वो आयातित है। इसलिए भारत को आज फर्टिलाइजर में भी दिक्कत हो रहा है, उर्वरक में भी दिक्कत हो रहा है और कई सारे प्लांट मिथेनॉल में भी दिक्कत हो रहा है, हर चीज़ में दिक्कत हो रहा है। अब आगे आइए, इसलिए चाइना को मिथेनॉल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना का कोल गैसिफिकेशन ही उसको मिथेनॉल बनाकर दे रहा है। भारत को आज भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर है मिथेनॉल का, इसलिए हम मिथेनॉल से नहीं बना सकते हैं डाईमिथाइल ईथर इंपोर्ट करके, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों ने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं हमारी इंडस्ट्रीज जो है वह कोल बेस्ड नहीं है, चाहे फर्टिलाइजर हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा कारखाना है PSU है जो पूरा कोयला का यूज़ करता है और उससे एनर्जी बनता है। आपको पता ही होगा NTPC, ठीक है, ये बात सच है कि उसके पास कोयला आसानी से पहुंचता है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको बहुत ज़्यादा है, उसके पास आपको पता ही होगा कि पानी भी बहुत ज़्यादा है उस कंपनियों के पास, क्योंकि जो कोल कंबशन के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है उसमें जितने भी कोयला पर आधारित जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें पानी भी चाहिए, यानी उसके पास इजीली पानी भी अवेलेबल है। आपको पता होगा कि कोल गैसिफिकेशन में कोयला भी चाहिए और पानी भी चाहिए। हाँ, उसके बाद एक भट्टी चाहिए जो कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकालेगा। तो हमारे पास NTPC के पास कोयला भी है और वाटर भी है, इसलिए सरकार सोच रही है आने वाले समय में हम क्यों नहीं NTPC के कारखाने में ही कोल गैसिफिकेशन का एक प्लांट लगाते जाएं हर जगह, जिससे हमें सिंथेसाइज गैस मिल जाएगा, लेकिन भी कर देगा। लेकिन हमारे पास में जो डाईमिथाइल ईथर है उसका प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चीज़ लगाना होगा, जैसे मान लो कि मिथेनॉल रिएक्टर, गैसिफिकेशन रिएक्टर और आपका डाईमिथाइल रिएक्टर, ये बहुत कॉस्टली है, ये हर चीज़ हर स्टेप बहुत कॉस्टली होगा। तो भारत के लिए चैलेंजेस है कि भारत को इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, भारत सरकार ये बात बोलता है कि देखो हमने आखिर क्यों नहीं कोयला पर आधारित ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनाया। तो भारत का कहना था कि सरकार का मानना है कि देखो हमारा कोयला जो है बहुत अच्छा किस्म का नहीं है, मैक्सिमम कोयला जो है वो अच्छा किस्म का नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि उसमें ऐश ज़्यादा, यानी कि जलने के बाद चीज़ें जो बच जाती है बहुत बड़ी संख्या में, पूर्ण जलन नहीं हो पाता, सल्फर बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि भारत का कहना था कि हमारे पास जो कोयला है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया, और इस प्रॉब्लम से भारत को अब निकलना पड़ेगा। भारत ये कह करके पीछे नहीं हट सकता है कि हमारे पास अच्छी कोयला नहीं है, जिसके कारण से एस कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, लो कैलोरी वैल्यूज़ है, लो एफिशिएंसी है, ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। इस काम से नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना के पास भी जब आप देखिएगा, आप गूगल कीजिएगा, चाइना के पास भी जो मैक्सिमम कोयला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन चाइना ने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जो टेक्नोलॉजी खराब कोयले को भी अच्छे क्या कहा जाएगा, अच्छी चीज़ों में बदल सकता है। मतलब खराब चीज़ों से भी आप अच्छी चीज़ का एट लास्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये चाइना ने बताया। भारत को ये करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बगैर इसका डाईमिथाइल ईथर जो है वह कुछ काम नहीं होगा। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, गैसिफिकेशन के बाद यदि NTPC गैसिफिकेशन कर भी लेता है तो उसको इम्प्यूरिटीज़ बहुत सारा होता है, जैसे उसमें सल्फर कंपाउंड होता है, एस पार्टिकल होता है, तार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक गैस होते हैं। ये भी भारत के सामने चैलेंजेस होगा कि गोल गैसिफिकेशन के बाद पहले उसको प्योर किया जाए और उसके बाद जो सिंथेसिस गैस निकला है उससे मिथेनॉल बना करके फिर आप डाईमिथाइल ईथर बनाएं। लेकिन यहाँ पर जरूर इस बात को हम लोग आज कहेंगे कि वह यह है कि देर ही सही, लेकिन भारत ने एक अच्छा स्टेप जरूर लिया है कि आने वाले समय में हम ज़्यादा रिलाय ना हो LPG पर, और हमारा इससे क्या होगा, वाजिब है कि डॉलर भी बचेगा और जो एनर्जी सिक्योरिटी है भारत डेवलप कर सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है
कि यदि भारत इसको चाहता है सच में प्राप्त करना, तो भारत को एनटीपीसी तक पहुंचना होगा। ये मेरी भी राय है और अदर साइंटिस्टों की भी है। और वहाँ पर गैसिफिकेशन से लेकर मिथेनॉल प्लांट से लेकर डाइमिथाइल ईथर प्लांट तक लगाना पड़ेगा और रिएक्टर लगाना पड़ेगा। कॉस्टली जरूर है, भारत इस बोल करके बच नहीं सकता है कि मेरे कोयला खराब क्वालिटी का और पैसा की कमी है। आपको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा अपनी चीज़ों में, तभी यह जो चीज़ है एलपीजी का विकल्प के रूप में डाइमिथाइल ईथर सामने में आएगा। हम ब्लेंड कर पाएंगे पहले 20% से लेकर आगे चल करके 30 और 40%। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।